नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं हूं विवेक मिश्र। पहला सवाल है, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों के आधार पर अधिक उचित और विश्वस्त है? आपके विकल्प हैं: ए राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, बी शक्ति सिद्धांत, सी विकासवादी सिद्धांत और डी है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या सी विकासवादी सिद्धांत। आपको पता है कि राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत जो है वो राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। इसके अनुसार राज्य न तो कोई दैवीय संस्था है, न बल प्रयोग का परिणाम है, न ऐसा साधन है जिसे मनुष्यों ने सोच विचार कर और मिलजुल कर एक साथ बनाया हो। यह विभिन्न तत्वों के प्रभाव से युग युगांतर के दौरान अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ है, जिनमें स्वजन समूह, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना की विशेष भूमिका रही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य एक किस प्रकार का संगठन है? विकल्प है: ए कल्याणकारी संगठन, बी आवश्यक बुराई, सी शोषण का हथियार और डी आवश्यक रूप से सकारात्मक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी शोषण का हथियार। यानी कि मार्क्सवादियों का मानना क्या था कि राज्य जो है वो शोषण का यंत्र है। मार्क्स ने कहा था कि राज्य वर्ग शासन का उपकरण है, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन का उपकरण है। यह उस व्यवस्था की उत्पत्ति है जो वर्गों के बीच संघर्ष को संयत करके इस दमन को वैध और स्थायी बनाता है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य तत्व नहीं है? आपके विकल्प हैं: ए राज्य संप्रभु है, बी राज्य वैधानिक प्रक्रिया में एक अभ्यास है, विकल्प सी राज्य शासन का एक यंत्र है और डी राज्य एक सीमावर्ती संगठन नहीं है। आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या डी राज्य एक सीमावर्ती संगठन नहीं है। यहाँ पर विलोबी का एक कथन है कि राज्य के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, जनता का सामाजिक दृष्टि से एकता में आबद्ध संप्रदाय या समाज। दूसरा, एक राजनीतिक व्यवस्था जिसे सरकार या शासन तंत्र कहा जा सकता है और जिसमें पदाधिकारी प्रशासन कार्यों के लिए होते हैं। और तीसरा, उन नियम विधानों का लिखित या अलिखित संकलन जो शासनाधिकारियों के कर्तव्यों और अधिकारों की सीमाएं निर्धारित करते हों। तो ऐसे में विलोबी के अनुसार जनता, शासन तंत्र और संविधान राज्य के 3 तत्व माने जाते हैं, जबकि गार्नर ने राज्य के 4 तत्व बताए थे, जिसमें जनसंख्या, भूखंड, शासन तंत्र और संप्रभुता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। किसका मत है कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है? आपके विकल्प हैं: ए मैकाइवर, बी लास्की, सी कोकर और डी हॉलैंड। आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए मैकाइवर। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक, यहाँ पर मैकाइवर की पुस्तक को ध्यान रखिएगा, द मॉडर्न स्टेट इनकी पुस्तक का नाम है, और इसी पुस्तक में इन्होंने बहुलवाद के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान करते हुए ये तर्क दिया था कि राज्य कानून का पिता और शिशु दोनों है। यह साधारण कानून का निर्माण करता है और उससे ऊपर है, परंतु राज्य का संवैधानिक कानून राज्य के ऊपर है जिसका यह अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो ऐसे में आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए मैकाइवर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपसे पूछा गया है कि यह किसका कथन है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है? महत्वपूर्ण सवाल है, आसान है। आपके विकल्प है: ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सिसरो और डी ऑगस्टाइन। आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी
विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु राज्य को महत्व की दृष्टि से व्यक्ति से पहले यानी कि व्यक्ति से पूर्वगामी बतलाया था, पूर्ववर्ती बतलाया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महानता किसको प्रदान किया था? आपके विकल्प है ए व्यक्ति को, बी राज्य को, सी समुदाय को और डी राजा को। आपका सही जवाब होगा कि यूनानी दार्शनिकों ने किसको महत्व प्रदान किया था, तो आंसर आपका इसमें ए सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया था। जिन राजनीतिक प्रश्नों पर यूनानियों द्वारा विचार किया गया उनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति का आदर्श जीवन और उसकी प्राप्ति थी। उनकी यह मान्यता थी कि यह विवेकपूर्ण जीवन यापन समाज और राज्य में ही संभव है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और उसके उच्चतम विकास के लिए राज्य की आवश्यकता है। अतः उन्होंने व्यक्ति को ही सर्वोच्च महानता प्रदान किया था। तो आंसर आपका इसमें ए वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कौन माना जाता है? तो नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कौन माना जाता है? आपके विकल्प हैं ए कांट, बी बोसांके, सी टी.एच. ग्रीन और डी रूसो। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी टी.एच. ग्रीन, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अंग्रेज उदारवादी विचारक टी.एच. ग्रीन ने 3 बड़ी बुराइयों जिनमें से अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी था, इसके उन्मूलन पर बल दिया था और इस प्रकार उसने कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास किया था। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या सी टी.एच. ग्रीन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा कि राज्य मानव जाति का एक संगठित विशिष्ट भाग है? आपके विकल्प हैं ए ब्लंटसली, बी हीगल, सी बर्गेस और विकल्प डी है लीकॉक। तो आपके सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प संख्या ए ब्लंटसली आपका सही जवाब होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ब्लंटसली ने एक कथन कहा था कि राज्य किसी निश्चित भूमि प्रदेशों के निवासियों का अपना राजनीतिक रूप में संगठन है, और बर्गेस ने यह भी कहा था कि मानव जीवों का एक अंश जो इकाई माना जाता हो राज्य कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व आप जानते हैं कि 4 आवश्यक तत्व हैं। इसके कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और उसके बाद संप्रभुता। तो राज्य के कुल कितने तत्व होते हैं? तो कुल 4 तत्व होते हैं। आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? आपके विकल्प हैं ए हॉब्स, बी रूसो, सी बेंथम और डी जे.एस. मिल। सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए हॉब्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। आपको पता है कि हॉब्स का संप्रभु शासन और शासन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च और निरंकुश है। हॉब्स की संप्रभुता की धारणा असीमित संप्रभुता की धारणा है और ऐसे में राज्य के समस्त शासन संचालन में संप्रभु सर्वोच्च। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है? तो आपके विकल्प हैं ए यूनानी, बी अंग्रेज, सी रोमन और डी भारतीय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, अंग्रेजों ने कहा था। अब आपको समझना ये है कि राज्य में एक सर्वोच्च सत्ता का विचार सबसे पहले अरस्तु में दिखाई देता है। इसने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में लिखा था कि सरकार जो कि राज्य के अंदर सर्वोच्च है, या तो एक या कुछ या बहुतों के हाथ में होती है। रोम और मध्यकाल में यह विचार विद्यमान था
क्योंकि कई न्यायविदों और विचारकों में सर्वोच्च सत्ता, संपूर्ण सत्ता आदि पदों का प्रयोग किया गया है। यह सब होते हुए भी यह कहना उचित ही होगा कि प्राचीन यूनान जो है वो रोम और मध्यकालीन यूरोप में संप्रभुता का सिद्धांत उदय नहीं हो सका है, क्योंकि उस समय उसके अनुकूल परिस्थितियों का अभाव था और मध्यकाल के अंत तक राज्य था ही नहीं। और बोदा हॉब्स दोनों ही स्पष्ट रूप से नहीं समझ सके कि संप्रभुता राज्य का गुण है, क्योंकि इन दोनों विचारकों ने राज्य को संप्रभु समझा और इसके बाद स्पिनोजा, रूस और ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया और इस शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या एक अंग्रेज न्यायविद जॉन ऑस्टिन ने किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नकारात्मक उदारवाद का दार्शनिक आधार क्या है। तो नकारात्मक उदारवाद का दार्शनिक आधार आपको बताना है और आपके विकल्प हैं ए व्यक्तिवाद, बी पूंजीवाद, सी साम्यवाद और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए व्यक्तिवाद। आंसर आपका क्या होगा? व्यक्तिवाद। प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद का राज्य संबंधी दृष्टिकोण व्यक्तिवाद पर आधारित था। यह इसका विचार था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आधार व्यक्ति है और संपूर्ण राजनीतिक विकास निर्बाध व्यक्तिगत उपक्रम पर निर्भर करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। आपके विकल्प हैं ए कार्ल मार्क्स, बी रॉबर्ट ओवन, सी लेनिन और डी माओ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। इसमें आपको समझना है कि रॉबर्ट ओवन के पूर्ववर्तियों विशेषकर विलियम गाडविन, चार्ल्स हॉल इत्यादि ने भी कुछ हद तक साम्यवादी प्रस्तावों का समर्थन किया था, परंतु किसी में रॉबर्ट ओवन जैसी प्रतिभा और व्यवहारिकता नहीं दिखाई देती और वास्तव में रॉबर्ट ओवन को ब्रिटिश समाजवाद का जन्मदाता कहा जा सकता है। उसने ही सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यह किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम व्यवस्था है। आपके विकल्प हैं ए लेनिन, बी स्टॉलिन, सी माओ और डी है कार्ल मार्क्स। आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए लेनिन। यहाँ पर आपको समझना है कि लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अंतिम अवस्था कहा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह एक फैक्ट है। और उसने कहा है कि साम्राज्यवाद विकास की उस अवस्था में पूंजीवाद है जिसमें एकाधिकारवादी पूंजी और वित्तीय पूंजी का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है, जिसमें पूंजी का निर्यात प्रभुत्वशाली प्रभाव ग्रहण कर चुका है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा विश्व का बंटवारा आरंभ हो चुका है, जिसमें बड़े बड़े पूंजीवादी देशों द्वारा धरती के प्रदेशों के बंटवारे का काम पूर्ण किया जा चुका है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में परिभाषित किया है। आपके विकल्प हैं ए लॉर्ड ब्राइस, बी है सीले, सी है लास्की और डी विकल्प आपको यहाँ पर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। तो आपके पास ये 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प के आधार पर आपको अपना आंसर बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी सीले इसका सही जवाब होगा, क्योंकि सीले ने कहा था कि लोकतंत्र सरकार का वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा कि एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। आपके विकल्प हैं ए अरस्तु,
बी गार्नर, सी प्लेटो और डी एच जी वेल्स। आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, अरस्तु। अरस्तु ने जब ये कहा कि एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण सत्य की खोज की थी। सबल मध्यम वर्ग से स्थिरता के साथ साथ प्रगति को भी बढ़ावा मिलता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रजातंत्र की कौन सी युक्तियां हैं जो कि आधुनिक समय में व्यवहार में हैं। नंबर एक है निर्वाचक गण को बढ़ावा देना, दूसरा है बार बार चुनाव करवाना, तीसरा है स्थानीय स्वशासन और चौथा है सरकार का बहुमत दल के प्रति उत्तरदायित्व। यहाँ पर आपको कूट की सहायता से अपने सही विकल्प का चयन करना है। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी। 1, 2, 3 और 4 इसमें सभी कथन सत्य होंगे। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एलन बॉल ने लोकतंत्र के कुछ लक्षण बताए थे, जैसे एक से अधिक लक्षण होते हैं इसमें लोकतंत्र के। दल राजनीतिक सत्ता के लिए एक दूसरे से खुलकर प्रतियोगिता कर सकते हैं। दूसरा इसने बताया था कि सत्ता के लिए प्रतियोगिता छिपाव दुराव के साथ नहीं बल्कि खुलकर होती है। राजनीतिक सत्ता से जुड़े हुए पदों पर चुनाव या नियुक्तियां अपेक्षाकृत खुले रूप में होती हैं। व्यापक मताधिकार पर आधारित चुनाव समय समय पर होते रहते हैं। स्वाधीन न्यायपालिका होती है। टेलीविज़न है, रेडियो, अखबार जैसे जनसंपर्क माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार नहीं होता है। इन्हें कुछ सीमाओं के अंदर रहकर सरकार की आलोचना करने की भी स्वतंत्रता होती है। तो इस तरह से आपका सभी जिसमें सभी कथन सही हैं वो आंसर आपका विकल्प डी वाला सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आंसर इसमें आपका विकल्प है ए मार्क्सवादी, बी है उपयोगितावादी, सी उदारवादी और डी बहुलवादी। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा उपयोगितावादी, विकल्प संख्या बी। इसमें आप जानते हैं कि ये बेंथम का है। उपयोगितावाद अधिकतम सुख तक ही सीमित नहीं रहता है उपयोगितावाद, बल्कि उसका लक्ष्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अंग्रेजी दार्शनिक जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद की नींव रखा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कि दुख और प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी हैं, यह कथन किसने कहा था। और आपके विकल्प हैं ए हॉब्स, बी हीगल, सी मैकियावली और डी बेंथम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी बेंथम। बेंथम ने अपनी एक नीति और विधान के सिद्धांतों की प्रस्तावना, ये इनकी एक पुस्तक का नाम था इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, यानी कि नीति तथा विधान के सिद्धांतों की प्रस्तावना। तो यहाँ पर इन्होंने इसी पुस्तक के अंतर्गत अपने इस बात को रखा था कि प्रकृति से ही मनुष्य सुख और दुख इन दो संप्रभु स्वामियों के अधीन होता है। इन्हीं दोनों का यह कार्य है कि यह बतलाएं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर पूछा गया है कि प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन थे। आपके विकल्प है ए जॉन लॉक और टॉमस पेन, विकल्प संख्या बी लॉसवेल और कैपलेन, विकल्प संख्या सी हीगल और कांट और डी है डर्कीहिम और वेबर। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए जॉन लॉक और टॉमस पेन। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है और इसका प्रचलन यूनानियों के समय से है। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्मसिद्ध है। हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वॉल्टेयर, टॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लैकस्टोन आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत का पोषण किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 में है कि ग्रीन के विचारों में स्वतंत्रता के मार्ग में
तीन सबसे बड़े अवरोध कौन से हैं? आपके विकल्प हैं ए धर्म, अज्ञानता और गरीबी, बी है परिवार, सरकार और धर्म, सी है अज्ञानता, शराबखोरी और गरीबी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको हम लोग पूर्व के सवालों में देख चुके हैं। सही आंसर हो जाएगा अज्ञानता, शराबखोरी और गरीबी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब विकल्प आपके पास है जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और समानता। तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा समानता। विकल्प संख्या डी आपका सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि लॉक के अनुसार तीन अधिकार प्राकृतिक अवस्था में थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है कि न्याय, उदारवाद और समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीति शास्त्री ने प्रेषित किया था? और आपके विकल्प है ए जॉन रॉल्स, बी है आर्थर बेंटले, सी है कार्ल मार्क्स और डी है मार्गेनथाउ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए जॉन रॉल्स। इसमें आपको समझना है कि न्याय के दूसरे सिद्धांत में रॉल्स ने अवसर की उचित समानता को न्याय की पहली शर्त माना है। न्याय के प्रथम सिद्धांत में निहित समान स्वतंत्रताओं को उन अधिकारों के रूप में पहचान सकते हैं जो उदार लोकतंत्रीय प्रणालियों के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा था? तो दबाव समूह को तीसरा सदन किसने कहा था? आपके विकल्प है ए लास्की, बी हरफनफाइनर, सी ब्राइसी और डी है डाइसी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, फाइनर ने कहा था कि दबाव समूह तीसरा सदन है। यहाँ पर दबाव समूह सूचना प्रसारण के रूप में काम करते हैं। वे जनसंपर्क के साधनों द्वारा जनमत को प्रभावित करते हैं। और फाइनर का मत है कि वे तृतीय सदन और सहायक शासन के रूप में भी काम करते हैं। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाई जाती है? तो आपके विकल्प हैं ए घेराव, बी लॉबी, सी प्रचार और डी है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भागीदारी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भागीदारी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, और 27 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? और आपके विकल्प है ए महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, बी है विनोबा भावे भूदान आंदोलन, सी एम.एन. रॉय दल विहीन प्रजातंत्र और डी है जे.एल. नेहरू प्रजातांत्रिक समाजवाद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एम.एन. रॉय दल विहीन प्रजातंत्र। आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि आपको कौन सा नहीं सुमेलित है ये पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि 1920 के अंतिम चरणों में एम.एन. रॉय, मुखर्जी और कुछ अन्य खिलाफत आंदोलनकारी उत्प्रवासियों ने सोवियत भूमि पर जाकर ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल के गठन की घोषणा किया था। अगला सवाल होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं है? तो गांधी जी से संबंधित नहीं है, आंसर आपको पता चल गया होगा। सही जवाब है विकल्प संख्या ए द स्टेट्समैन। इसमें आपको समझना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 28 में अगर देखेंगे तो गांधी जी की जो कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो ये है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सभी किसकी पुस्तकें हैं? महात्मा गांधी की। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया है कि गांधी जी ने 1922 ईस्वी का असहयोग आंदोलन अकस्मात क्यों रोक दिया था?
आपके विकल्प है ए अंग्रेजों का रूखा व्यवहार, विकल्प बी है अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच समझौता, सी चौरी चौरा में हिंसा का भड़कना और डी है कांग्रेस का एक मत से निर्णय होने का कारण। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चौरी चौरा में हिंसा भड़कने के कारण गांधी जी ने 1922 के असहयोग आंदोलन को अचानक से रोक दिया था। कुछ डेट याद रखिए, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकाला गया। कुछ पुलिस कर्मियों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया और उत्तेजित भीड़ ने थाने में आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा जो किया था वो था 12 फरवरी 1922 को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया है खिलाफत आंदोलन शांत हो गया क्योंकि उसके पीछे क्या कारण रहा है। तो आपके विकल्प दिए गए हैं, इसको आप एक बार पढ़ें और सही जवाब जो होगा आपका वो होगा विकल्प संख्या बी, टर्की की राजगद्दी पर कमाल पाशा के असीन होने के कारण। तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। आपके विकल्प है ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी लोकमान्य तिलक और डी है बिपिन चंद्रपाल। सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, लोकमान्य तिलक ने इस स्टेटमेंट को दिया था। तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी। इसमें आपको समझना है कि होम रूल लीग आंदोलन के दौरान तिलक ने इस नारे को दिया था, होम रूल यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि लोकमान्य तिलक का है। तो ये था 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसमें जितने भी सवाल आपको बताए गए हैं उसको एक बार आप रिवाइज करें। निश्चित रूप से परीक्षाओं में आपको लाभ मिलेगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।